सो हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की और बात करेंगे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पास पैसा कहाँ से आता है अपने आप को चलाने के लिए, इनके सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होते हैं। सेकंड एआरसी रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको एक बार ही बताया था, है ना। तो जब सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ 2005-2009 तक, तो इसने जब अपनी रिपोर्ट जब दी, उस रिपोर्ट में सेकंड एआरसी ने मेंशन करा कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के क्या हैं, क्या वो पर्याप्त हैं उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझने के लिए, क्या इसके बियॉन्ड उनको पैसे की नीड नहीं पड़ती है, अगर पड़ती है तो ग्रांट राज्य की सरकार कब तक देगी, कैसे देगी, टाइम पर देगी कि नहीं देगी, कुछ अन्य सोर्सेज इनके हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए। इन सारे मुद्दों के बारे में हम देखेंगे, लेकिन ये पूरा टॉपिक हम सेकंड एआरसी के नज़रिए से देखने वाले हैं। तो कभी भी आप अपना आंसर लिखोगे आप लोग, तो हमेशा सेकंड एआरसी का जिक्र करना 2005-2009। सेकंड एआरसी की 15 रिपोर्ट्स हैं, ओके। उन 15 रिपोर्ट्स की समरी को हम लोग यूज़ करेंगे अपने जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस के आंसर को लिखने के लिए, और जीएस पेपर 4 में एथिक्स में सिटीजन चार्टर वगैरह कुछ टॉपिक्स होते हैं उनको लिखने के लिए। बिना एआरसी रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस के बिना जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 में आंसर नहीं लिखा जा सकता, इवन पीएसआईआर में भी नहीं लिखा जा सकता। सेकंड एआरसी हमारे लिए एक ब्रह्मास्त्र होती है। 15 रिपोर्ट्स होती हैं इसकी। कौन से रिपोर्ट को कहाँ यूज़ करना होता है वो मैं आपको बता दूंगा। रिपोर्ट इतनी इम्पॉर्टेंट है कि जो 15 रिपोर्ट के जो टाइटल्स हैं, यूपीएससी हर साल उनकी हेडिंग से क्वेश्चन पूछता है मेंस में, हर साल जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 4 में और पीएसआईआर में डायरेक्ट क्वेश्चन हर साल। जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से, और जब पैटर्न चेंज नहीं हुआ था तब से 20 साल में लगातार इससे क्वेश्चन आए हैं, लगातार हर साल। वो अलग बात है कि अब हमारे पास सोर्सेज और बुक्स वगैरह इतनी सारी होती हैं, तो उसमें मैं जैसे कि आपको बोल रहा हूँ 15 रिपोर्ट की समरी पढ़ेंगे। अब समरी ऑब्वियसली बात है खुद बनाएंगे थोड़ी ना, इन्हीं बुक्स वगैरह का सहारा लेंगे हम लोग। तो देखते हैं इसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में एआरसी ने क्या कहा। वेरी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, इसकी एक रिपोर्ट थी, रिपोर्ट ऑन लोकल गवर्नेंस। मैंने आपको बोला अलग अलग इसकी रिपोर्ट होती है, तो एक रिपोर्ट ऑन लोकल गवर्नेंस 2007 में इसने रिपोर्ट ये पेश करी थी, ठीक है। उसके पेज 151-154 में जो भी चीज़ें दे रखी हैं वो यहाँ पर आपको लिख रखी हैं लक्ष्मीकांत ने, ठीक है। नंबर 1, जो मेजर पोर्शन है पार्ट 9 का संविधान का, इट डील्स विद स्ट्रक्चरल एम्पावरमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। रिपोर्ट पहले टॉन्ट मार रहा है, ठीक है, कि पार्ट 9 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के स्ट्रक्चरल एम्पावरमेंट की तो बात करता है कि उनको कैसे सक्षम बनाना है, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है इसका सपना कैसे साकार होता है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी का सपना कैसे साकार होता है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का सपना साकार कैसे होता है। लेकिन ये रिपोर्ट का ये बोलना है कि भाई साहब, किसी भी संस्था को, इंस्टीट्यूशन को, डेमोक्रेसी के किसी भी पिलर को चलाने के लिए अगर आप उसको सच में सक्षम बनाना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, इन टर्म्स ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, तो यार पैसा तो चाहिए पड़ेगा ना उस बॉडी को, उस इंस्टीट्यूशन को। तो इन्होंने बोला बट रियल स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ बोथ ऑटोनॉमी एंड एफिशिएंसी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस इज डिपेंडेंट ऑन देयर फाइनेंशियल पोजीशन। और सिर्फ इनकी नहीं, किसी भी इंस्टीट्यूशन की जो नींव होती है वो फाइनेंशियल पोजीशन पे डिपेंडेंट होती है उनकी, इंक्लूडिंग देयर कैपेसिटी टू जनरेट देयर ओन रिसोर्सेज, इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। जनरल वे में अगर हम लोग देखें तो हमारे देश में जो पंचायत जो एग्जिस्ट करते हैं उनको पैसा अपना प्राप्त होता है अलग अलग तरीक़ों से। 5 तरीके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जैसा कि सेकेंड एआरसी रिपोर्ट ने हमें बताया। नंबर 1, यूनियन गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है पंचायत को डायरेक्टली बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280, ठीक है। यानी कि एक चीज़ हमें क्लियर हो गई। अभी तक आप लोगों के मन में एक असमंजस थी, मैंने आपको बताया भी था कि मैं आगे चलकर ये क्लियर करूँगा कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट पहले राज्य की सरकार को पैसा देती है और राज्य की सरकार के पास फिर आता है क्या पैसा? ऐसा नहीं है।
सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पर। अच्छा, ये सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का गठन कितने साल में एक बार होता है? ये परमानेंट बॉडी होती है कि या फिर टाइम टू टाइम गठन होता है इसका? टाइम टू टाइम बनती है। कितने साल में बनती है एक बार ये? 5 साल में बनती है। याद रखना, फाइनेंस कमीशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से। मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसके ऊपर। तो ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल फाइनेंस कमीशन। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन आपको पता है ना, बोलती है कि टैक्स एलोकेशन या जो पैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो उसके साथ शेयर करें, तो यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्टली शेयर कर देती है पंचायतों के साथ कुछ फंड, वो ग्रांट होता है, ठीक है, कोई लोन नहीं होता। उसके बाद राज्य की सरकारों से भी इनको पैसा आता है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो आज हमारे सामने एक बात ये क्लियर हो गई कि जो राज्य की सरकारों से जो उनको जो पैसा आता है, ग्रांट आता है, जो वो स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पर आता है कि राज्य की सरकारें जो भी इंडिपेंडेंट टैक्स सोर्सेज से जो पैसा कलेक्ट कर रही है उसको शेयर करें पंचायत के साथ। यूनियन गवर्नमेंट भी इस चीज़ के लिए बाध्य है, बिकॉज सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ये बोलता है कि राज्य की सरकारों के साथ तो पैसा बांटना ही है, एज वेल एज आपको पंचायत के साथ भी पैसा बांटना है। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन यूनियन गवर्नमेंट को मजबूर बनाता है अंडर आर्टिकल 280, स्टेट फाइनेंस कमीशन राज्य की सरकारों को मजबूर बनाता है अंडर आर्टिकल 241। डिवोल्यूशन एक तरीके से वही होता है कि जो यहाँ पर जो पैसा आया इनके पास किसी भी सोर्सेज से, उनको वो हिस्सा, कुछ केक का एक स्लाइस, एक शेयर देना ही पड़ेगा। ये स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन होती है अंडर आर्टिकल 243I। ओके। लोन्स और ग्रांट्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। ग्रांट ना मिल जाएगा जैसा कि यूनियन गवर्नमेंट देती है, ठीक है। लोन जो है ये वापस करना पड़ेगा, ग्रांट वापस नहीं करना पड़ता, ठीक है। पे बैक इनमें से क्या करना पड़ेगा? लोन। along with इंटरेस्ट। कभी कभार प्रोग्राम स्पेसिफिक एलोकेशन भी मिलती है इनको, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो चल रही होती है, एंड एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस, मतलब जितना यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट सहयोग कर सकता है उसके अलावा एडिशनली कोई ज़रूरत पड़ जाए, किसी राज्य में कुछ पंचायत हो जिनको और सक्षम बनाना हो, वो अच्छे से फंक्शन कर रही है, उनको और पॉलिश करना हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है। लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स योजनाओं के अंतर्गत तो इनको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद इंटरनल रिसोर्स जनरेशन, टैक्स और नॉन टैक्स सोर्स ऑफ रेवेन्यू से ये अपना पैसा जनरेट कर सकते हैं। ये तो हो गई ARC की पहली बात। इसने हमें एक पूरा चेहरा दिखा दिया कि इनके पास पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से आ सकता है। अब बात करते हैं और पूरे देश में हमारे स्टेट्स हैव नॉट गिवन एडिक्वेट अटेंशन टू फिस्कल एम्पावरमेंट ऑफ द पंचायत्स। इन्होंने सोचा ही नहीं है कि कैसे एक तरीके से पैसों के मामले में सशक्तिकरण करना है पंचायतों का। राज्य की सरकार इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। पंचायत के जो खुद के रिसोर्सेज हैं रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, वो उनके फंक्शंस को, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चलाने के लिए नाम मात्र के होते हैं, ना के बराबर होते हैं। केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु ये ऐसे राज्य हैं विच आर कंसिडर टू बी प्रोग्रेसिव इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एम्पावरमेंट, बट उनमें भी, वहाँ पर भी केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में, तो केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी एक सीन ये चलता है, द पंचायत्स आर हेविली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट ग्रांट्स। अब गवर्नमेंट ग्रांट्स की दिक्कत ये होती है ना यार, वो एक फिक्स टाइम स्लॉट के साथ नहीं आते हैं कि इतनी तारीख तक, इतने मंथ तक ये मिल ही जाएंगे। तब तो वो देखे भी कि कितना पैसा बचाकर चलना है, कितना खर्च करना है। बहुत 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 स्लो पीछे से पैसा खिसक कर आता है इनके पास। तो इससे एक कंक्लूजन ये निकाली जा सकती है, मतलब ARC देख रहे हो, बातें सिर्फ कह नहीं रहा है, एनालिसिस भी दे रहा है। कभी कोई रिपोर्ट कहती है कि इससे एक कंक्लूजन निकाली जा सकती है, ARC कह रहा है, देखो। और ARC को छोटी मोटी रिपोर्ट मत समझना, जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि ऐसी वैसी रिपोर्ट नहीं है कि कोई भी हम रिपोर्ट जैसे नचिकेता मोर कमेटी और ये फलानी डिकमी कुछ भी बोल देते हैं हम लोग। ये देश कैसा चलता हुआ आया और आने वाले साल के अंदर कैसा चलेगा उसका पूरा चिट्ठा खोल के रखती है रिपोर्ट। 2 बन चुकी हैं अभी तक ARC, अब सेकेंड ARC क्योंकि लेटेस्ट है इसलिए हम सेकेंड ARC को यूज़ करते हैं और UPSC भी उससे तो क्वेश्चन पूछता है। तो वन कैन ड्रॉ द फॉलोइंग ब्रॉड कंक्लूजन्स। जो इंटरनल रिसोर्स जनरेशन है पंचायत की वो काफ़ी वीक है।
एंड इट इज़ पार्टली ड्यू टू थिन टैक्स डोमेन, इतना तो टैक्स कहाँ ही कलेक्ट होगा गांव वगैरह जैसे इलाके में, एंड पार्टली ड्यू टू पंचायत्स ओन रिलेक्टेंस इन कलेक्टिंग रेवेन्यू, ढीले डाले अफसर हैं, कलेक्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। पंचायत जो हैं दे आर हेविली डिपेंडेंट ऑन ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। मेजर पोर्शन जो है ग्रांट का दोनों से, जो यूनियन गवर्नमेंट से आता है एज वेल एज फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, ये जो होता है ये इनके पास स्कीम स्पेसिफिक आता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चल रही हो या सेंट्रल सेक्टर स्कीम चल रही हो, उसके तहत इनके पास पैसा आ जाता है। पंचायत्स हैव लिमिटेड डिस्क्रिशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन इनकरिंग एक्सपेंडिचर। खर्चा अगर वो करना भी चाहें तो ये भी डायरेक्शन फिर स्कीम के अंतर्गत उनको बताया जाता है इतना पैसा होल्ड करके रखो, ऐसा पैसा खर्च करना है। कभी कभार किश्तों में पैसा आता है, मतलब जैसे बोलती है कि इस स्कीम के लिए 2 करोड़ मिलेगा, अब वो 2 करोड़ हो सकता है कि 20 महीनों तक मिल रहा है, 2-2 लाख करके, ये 10-10 लाख करके, 20-20 लाख करके, ऐसा करके मिल रहा है 10 महीनों तक। ये भी होता है, नाम हो जाता है कि 2 करोड़ मिले। तो इन व्यू ऑफ देयर ओन टाइट फिस्कल पोजीशन, स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट कीन टू डिवॉल्व फंड्स टू द पंचायत्स। राज्य की सरकारों की खुद दिक्कत चलती रहती है। राज्य की सरकार कैसे रोती रहती है, हम क्या पढ़ते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को और टैक्स बांटना चाहिए, वो नहीं बांटती। स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा टैक्स शेयर नहीं करती इनके साथ, कौन सा रेवेन्यू, सेस एंड सरचार्ज। उसके बाद इन मोस्ट ऑफ द क्रिटिकल 11 scheduled matters like principles of education, healthcare, water supply, sanitation and irrigation, ठीक है। राज्य की जो सरकारें होती हैं दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज प्रोग्राम्स एंड हेल्थ एक्सपेंडिचर। यानी कि वही जो मैं आपको बात बता रहा था, पैसा आते हुए भी खर्च कैसे करना है ये ऊपर से हुक्म आता है तब ये कर पाते हैं। कभी कभार बहुत सारी स्कीम्स और बहुत सारी योजनाओं के अंतर्गत या बहुत सारे ऐसे मैटर जो कि 11 शेड्यूल के अंदर गिवन है। 11 शेड्यूल के अंदर कितने फंक्शनल आइटम्स होते हैं इनके पास, कितने, वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट। कुछ कुछ चीज़ें तो नंबर ऐसे होते हैं ना, सिर्फ फिर हमें वो याद रखने ही पड़ते हैं, जैसे है ना, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अब यूपीएससी क्रूएल हो सकता है, ये 29 यार, मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखो यूपीएससी क्रूएल हो सकता है। अब ये कुछ छोटे मोटी चीज़ तो है नहीं यार, यूनिक चीज़ ही है। अब वो कल को 4 ऑप्शन बनाते हैं कि इनमें से क्या 11 शेड्यूल में से 29 फंक्शन आइटम का पार्ट है पंचायत का, क्या करेंगे हम, है ना। वो डोंट वरी, वो तो पता है क्या होगा, जब फेस टू फेस इंटरेक्शन करेंगे ना, बताओ, रिकॉल करवाओ, आप गिनवाओ, मैं गलत बोल रहा हूँ, आप गलत बोल रहे हो, वो ऐसे करते करते डिस्कशन करते करते याद हो जाएगा। अब कोई पर्सन, हम लोग ये सोचें एक फाइन डेज को बैठते हैं जो रत्ते से याद करने बैठेंगे, वो बेकार चीज़ है, वो भूल जाएंगे, ठीक है। डोंट वरी, अभी तो ये सारा लक्ष्मीकांत का ये दोबारा सीन रिपीट होगा, PSIR अभी पूरा पूरा जो है इसमें आएगा, ये सारी चीज़ें रिपीट होंगी, गवर्नेंस में रिपीट होंगी, ठीक है। करंट अफेयर हमारा टाइम टू टाइम रिवाइज करवाता ही रहता है। तो ओवरऑल अ सिचुएशन हैज़ बीन क्रिएटेड जहाँ पर पंचायत हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी तो है, लेकिन उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। दिस इज द टॉन्ट। अगला ARC ने क्या बात कही, दो इन एब्सोल्यूट टर्म्स जितने बल्क में जो फंड्स जो होता है या जितना भी होता है, ठीक है, द क्वांटम ऑफ फंड्स द यूनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसफर टू द पंचायत, यही इनका एक मेजर रेवेन्यू सोर्स होता है। क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के खुद का जो रिसोर्स जनरेशन जो कैपेसिटी है, ठीक है, इज़ द सोल बिहाइंड इट्स फाइनेंशियल स्टैंडिंग, कि मतलब वो नहीं कर पाते कि मतलब जैसे वो खड़े टिकाऊ बन गए ना, तो राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार जो पैसा दे रही है बस उसी के भरोसे वो उनकी नाव चल रही है। अब बात ये भी ARC ही कहता है, ARC ने अपनी रिपोर्ट में कहा, इट इज़ नॉट ओनली अ क्वेश्चन ऑफ रिसोर्सेज, इट इज़ अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ लोकल टैक्सेशन सिस्टम, जो कि ये इंश्योर करे कि लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट हो इन द अफेयर्स ऑफ एन इलेक्टेड बॉडी, जिसकी वजह से जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं कि इक्का दुक्का पैसा जो पंचायत खर्च कर भी रहे हैं,
वो कह रहे हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। लोग जो हैं वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का पार्ट बनने चाहिए। राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि लोगों को पार्ट बनाया जाए उनका, ठीक है, ताकि लोग ये देख सकें कि पंचायत सच में रो रहा है क्या पैसे के लिए। अगर पंचायत रो रहा होगा तो वो प्रेशर बनाएंगे केंद्र सरकार पर या फिर राज्य की सरकार पर। और अगर पैसा उनका सच में नहीं लग रहा होगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए तो ये पंचायत को पकड़ेंगे। जनता का पैसा है, जनता देखे इस चीज़ को, ओके। तभी तो मैं आपसे कहता हूँ, जैसे ठकुराइन एक बात मैंने बताई थी ना आपको कि हिंदुस्तान के लोग पूरे साल एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला था ना कि 1 फरवरी को शांत हो जाते हैं और 31 जनवरी को, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, सरकार हमें एक चिट्ठा दे रही है उसका, है ना, और लोगों को यही नहीं पता रहता बजट और इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ ओन रिसोर्स कलेक्शन, ग्राम पंचायत जो है दे आर कंपैरेटिवली इन अ बेटर पोजीशन बिकॉज दे हैव टैक्स डोमेन ऑफ देयर ओन, जबकि जो दूसरे 2 टीयर हैं दे आर डिपेंडेंट ओनली ऑन टोल्स, फीस, नॉन टैक्स रेवेन्यू फॉर जनरेटिंग इंटरनल रिसोर्सेज। लेकिन कुल मिलाकर पैसा देखो किसी के लिए पूरा नहीं पड़ता, वो इतने सक्षम नहीं है कि सारे फिर एक्टिविटीज़ खुद ही कर सकें। दिक्कत ये है कि ग्रांट आता है, लेकिन जैसा कि मैंने बार बार आपको बोला कि ग्रांट फिक्स टाइम पर आता नहीं है, तो उनकी पोजीशन जो है कोई पंचायत अच्छे से काम करना भी चाहती है, पीछे से पैसा नहीं आ रहा। बहुत सारी राज्यों में ऐसा है कि बहुत सारी जो पंचायतें हैं मतलब वो फुल थ्रोटल पर बहुत अच्छा काम करना चाह रही हैं, उनके ऑफिसर बहुत अच्छे हैं, स्किल्ड है, वेल ट्रेंड है, लेकिन नहीं है पैसा, तो अब क्या करें, अब कहाँ से सड़क बनाते हैं बताओ, ठीक है। उसके बाद स्टेट पंचायती राज एक्ट जो हैं दे हैव गिवन मोस्ट ऑफ द टैक्सेशन पावर टू द विलेज पंचायत्स, ठीक है। जो रेवेन्यू डोमेन है, मतलब कलेक्ट करने का जो पावर है कि इंटरमीडिएट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो पंचायतें हैं उनका जो रेवेन्यू डोमेन है, both tax as well as non-tax revenue, it has been kept much smaller and remains confined to secondary areas like ferry services, market से आ गया, water और conservancy services से आ गया, vehicles की registration से आ गया, सेस जो लग रहा है स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर, कुछ इक्के दुक्के कामों से। लेकिन बात ये होती है ना, ये वाले काम या ये वाले सोर्स ऑफ रेवेन्यू रेगुलर नहीं है ना कि रोज़ होता ही होता रहेगा। किसी ने अपनी व्हीकल की रजिस्ट्रेशन करवाई, गाँव में या डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी चलो बात कर लो, कितने लोग गाड़ी ले लेते हैं, कितने लोग गाड़ी ले लेते हैं एक हफ्ते में, एक दिन में, एक महीने में, एक बार ही ले ली, रजिस्ट्रेशन हो गई, अब क्या, ठीक है। उसके बाद स्टडी ऑफ वेरियस स्टेट लेजिस्लेशंस इंडिकेट दैट नंबर ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स, फीस दे कम अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ विलेज पंचायत। These among other things include, इंटर एलिया का यही मतलब होता है among other things। They include octroi, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये चलता था पहले, अब नहीं चलता, चुंगी, प्रॉपर्टी और हाउस टैक्स। और अच्छा ऑक्ट्रॉय बता देता हूँ क्या होता है। गुड्स जो हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं तो टोल पड़ा रास्ते में, मतलब एक तरीके से कितना सामान जा सकता है, कितना नहीं जा सकता, किस राज्य में कितना सामान भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए, तो वो क्रॉस स्टेट ड्यूटी जो एक तरीके से रखती है उसको ऑक्ट्रॉय कहते थे, ठीक है। प्रोफेशन टैक्स, लैंड टैक्स और सेस, टैक्सेस और टोल्स ऑन व्हीकल्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और फीस, लाइसेंस फीस, टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चर लैंड, फीस ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ कैटल, देख रहे हो, रजिस्ट्रेशन ऑफ कैटल, सैनिटेशन, ड्रेनेज और कंजर्वेंसी टैक्स, वाटर रेट या वाटर टैक्स, और लाइटनिंग रेट या लाइटनिंग टैक्स, एजुकेशन सेस एंड टैक्स ऑन फेयर्स एंड फेस्टिवल, जो कि मेले और नुमाइशें लगती हैं जैसे गांव वगैरह में, उनके ऊपर। ये विलेज पंचायत की जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आता है। अब हम पढ़ते हैं कि क्या रीजंस रहे हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इतने इफेक्टिव तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकी। एक तो हमें देखो पता ही है, ये तो हमें सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे लिखना ही है ना, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, राइट। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस देने के बावजूद भी और उनको प्रोटेक्शन देने के बावजूद भी 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो परफॉर्मेंस है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं रही है एंड इतनी एक्सपेक्टेड लेवल पे नहीं रही है।
इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं फॉर दियर सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, कि जैसे परफॉर्म करना चाहिए था उम्मीदों से बिल्कुल बहुत कम परफॉर्म करा है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ करा था, रोड मैप फॉर द पंचायती राज, उसके अंतर्गत ये वाली चीज़ उन्होंने पेश करी थी। लैक ऑफ एडिक्वेट डिवोल्यूशन, किस चीज़ की? फंड की। बड़े सारे जो स्टेट्स हैं दे हैव नॉट टेकन एडिक्वेट स्टेप्स टू डिवॉल्व 3F, अच्छे से फंक्शंस नहीं दिए गए, सारे फंड्स नहीं दिए गए, एंड देयर आर नॉट प्रॉपर फंक्शनरीज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, ताकि वो अपने जो उनको संविधान ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं वो उसको, उन फंक्शंस को, उन पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से डिस्चार्ज कर सकें। ये भी ज़रूरी हो जाता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पास अपने खुद के रिसोर्सेज और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो उनको दी गई हैं उसको वो निभा सकें। लेकिन जो ये स्टेट फाइनेंस कमीशंस हैं दे हैव सबमिटेड देयर रिकमेंडेशंस, नॉट मैनी फ्यू स्टेट्स हैव इम्प्लीमेंटेड दीज, या उन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की जो फिजिकल वायबिलिटी है, यानी कि कुल मिलाकर पैसा जो उनके पास जाना चाहिए ताकि इफेक्टिव तरीके से फंक्शन कर सकें, इसके ऊपर सबकी नज़रें बंद है, कोई ध्यान नहीं देता। उसके बाद एक्सेसिव कंट्रोल बाय ब्यूरोक्रेसी, कुछ राज्यों के अंदर ग्राम पंचायत जो हैं उनको काफ़ी नीचे लेवल की पोजीशन पर रखा गया, यानी कि वो इफेक्टिव तरीके से इंडिपेंडेंट रूप पे काम नहीं कर सकते। भले संविधान ने उनको उन जिम्मेदारियों से नवाजा है, दिया गया है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स की इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिलती है, एग्जीक्यूटिव्स की बेसिकली, जो कि ग्राम लेवल पर, पंचायत लेवल पर फंक्शन कर रहे होते हैं। जो ग्राम पंचायत सरपंच होते हैं दे हैव टू स्पेंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ टाइम विजिटिंग ब्लॉक ऑफिसेज फॉर फंड्स और टेक्निकल अप्रूवल। ये जो इनका इंटरेक्शन होता है ब्लॉक स्टाफ के साथ, ब्लॉक स्टाफ ऑफिस के साथ, ये बेसिकली इट डिस्टॉर्ट द रोल ऑफ सरपंचेस एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। उनका ये काम है कि वो दफ्तर भागते रहेंगे पैसों के लिए या ये काम करवाने के लिए, सर जी नाला खुदवाना है, बारिश के दिनों में पानी भर गया था, ये भर गया था, तो वो इफेक्टिव तरीके से उनका जो ज़्यादातर टाइम है वो इसी में जा रहा है कि वो ऑफिसर से मिलके, सीनियर ऑफिसर से मिलके बात करें, वो फंड मांगे, टेक्निकल अप्रूवल मांगे, वो मिल ही नहीं पाता, वहाँ ऑफिसर्स होते नहीं हैं। कभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपनी ड्यूटी पे गए हुए हैं, कभी कुछ गए हुए हैं, कंप्लेन करने के लिए भी कोई नहीं है। और जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था, फंक्शनरीज भी इतने सारे हैं नहीं, स्टाफ ही नहीं है वहाँ पर। उसके बाद टाइट नेचर ऑफ फंड्स, दिस हैज़ टू इम्प्लीकेशंस। जो भी एक्टिविटीज़ बोली गई हैं करने को पंचायत को, ग्राम सभा को, कुछ स्कीम्स के अंतर्गत, दे आर नॉट ऑलवेज अप्रोप्रिएट फॉर ऑल द पार्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। दिस रिजल्ट्स इन अनसूटेबल एक्टिविटीज़ बीइंग प्रमोटेड और आर अंडर स्पेंड ऑफ द फंड, यानी कि जितना फंड एलोकेट करा जाता है जिस भी स्कीम के अंतर्गत, चाहे वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हो, चाहे वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो, वो ना अलग अलग, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो फेजेस में फंड आता है। फिर स्कीम के अलग अलग फेजेस को अलग अलग महीने के अंदर या अलग अलग टाइम, स्टुबलेटेड टाइम के अंदर जो है वो करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। उनको मंजूरी ऊपर से लेनी पड़ती है कि हम पैसा क्या खर्च कर लें, तो मतलब वो फंड्स को रोक दिया गया होता है। दिस रिजल्ट्स इन अनसूटेबल एक्टिविटीज़ बीइंग प्रमोटेड, या फिर फंड्स अच्छे से स्पेंड होते ही नहीं, वो पड़े रहते हैं। उसके बाद हद से ज़्यादा डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट फंडिंग, ये हमने पढ़ा अभी प्रीवियस सेक्शन में। अगर हम इस बात को रिव्यू करें कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पास पैसा कहाँ से आता है और उनके खुद के सोर्सेज कैसे, तो ये हमें चीज़ दिखाता है कि ज़्यादातर ये डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट फंडिंग पे, ठीक है। जो ग्रांट्स आते हैं, जो लोन्स इनको मिलता है, उस पर जब पंचायतों के पास अपने खुद के रिसोर्सेज बचते नहीं अपने मनी को रेज करने के लिए, और जब वो फंड के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो पीपल आर लेस लाइकली टू रिक्वेस्ट अ सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि लोगों को पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का पार्ट बनना चाहिए, और फिर वो पूछें कि पैसा कहाँ पड़ा हुआ है, आइडल क्यों पड़ा हुआ है, कहाँ खर्च हुआ, बताओ। उनको लगता है पैसा पहले आए तो इनके पास, तब तो हम सोशल ऑडिटिंग करेंगे, पैसा रुका हुआ है, लास्ट टाइम सड़कें बनवा दी थी मुख्यमंत्री जी ने इनको पैसा देकर, अब हमारे गाँव के अंदर बारिश के बाद ये जो खड्डे हो गए हैं सड़कों पर, इनको कोई मरम्मत करवाने आ ही नहीं रहा। स्ट्रीट लाइटिंग का वादा करा गया था, पोल्स लग गए हैं लेकिन उनमें बल्ब नहीं है, रात को कोई बिजली नहीं आती है, लाइटें नहीं जलती हैं स्ट्रीट लाइटों पे, स्ट्रीट्स पर। तो ये सब चीज़ें मतलब जो है लोगों को भी मतलब इससे दूर करती है कि हम यार क्या ही देखें इसको, ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये वाला जो फैक्टर है ना, मतलब जो लोगों का एक तरीके से जो विश्वास टूटता है, दिस ऑल्सो रिजल्ट्स इन
रूरल अर्बन माइग्रेशन, कि यहाँ पर क्या ही रह जाता है, क्या ही कर लेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद रिलक्टेंस टू यूज़ फिजिकल पावर्स, एक इम्पॉर्टेंट पावर जो कि ग्राम पंचायतों को दी जाती है, इट इज़ द राइट वे टू लिवाई टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी, बिजनेस, मार्केट, फेयर्स एंड ऑल्सो फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड लाइक स्ट्रीट लाइटनिंग, पब्लिक टॉयलेट्स एक्सेट्रा। गिनी चुनी ही पंचायतें ऐसी हैं हु यूज़ देयर फिजिकल पावर टू लिवाई कलेक्ट टैक्सेस। जो आर्ग्यूमेंट जो पंचायत हेड के द्वारा दी जाती है, सरपंचों के द्वारा, वो ये है कि बहुत डिफिकल्ट होता है हमें कि अगर हम टैक्स को मतलब बेसिकली कलेक्ट करना चाहते हैं, इम्पोज करना चाहते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। जब आप स्पेशली देखो, बात देखो, जब आप उस कम्युनिटी के पार्ट होते हो, हम किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। हर कोई दूसरी गली छोड़कर हमारा एक रिश्तेदार होता है। गांव में होता है ना आपसी तालमेल वगैरह बहुत ज़्यादा, इस वजह से नाम खराब होगा, फिर अगले चुनाव में जितवाएंगे नहीं उसको कि देखो ये इन्होंने हमारी बिरादरी के होते हुए, ये भी ठाकुर थे, हम भी ठाकुर थे, वो भी ब्राह्मण थे, हम भी ब्राह्मण थे, इन्होंने हमारे खिलाफ ही ऐसा करा। तो पूरा समाज फिर अलग होकर हरवाने की कोशिश करता है। अभी ये चीज़ लोगों को, सरपंचों को बहुत अच्छे से पता है, तो वो कुछ बोलते ही नहीं है। उसके बाद हिंदुस्तान में यही तो है एक्चुअली, इमोशंस पहले आ जाते हैं ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें बाद में होती हैं। उसके बाद स्टेटस ऑफ ग्राम सभा, empowering gram sabhas could have been a powerful weapon for transparency, accountability and for involvement of the marginalized sections. लेकिन इक्के दुक्के ही राज्य की सरकारों के कुछ एक्ट हैं जिन्होंने ग्राम सभा को क्या कहते हैं पावर कराओ, और कुछ कुछ जो प्रोसीजर्स होते हैं जो कि ले डाउन करे गए हैं कि बेसिकली ग्राम सभा को ऐसे फंक्शन करना चाहिए, वैसे फंक्शन करना चाहिए। जो उनके ऑफिसर्स हैं, जो भी लोग ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं, उनकी ये फंक्शंस हैं, अगर वो काम नहीं करेंगे उन पर ये पेनल्टीज लगाई गई हैं। वो सिर्फ थ्योरेटिकली ही रह गया, वो इम्प्लीमेंट कभी नहीं करा सकता। ठीक है। उसके बाद क्रिएशन ऑफ पैरेलल बॉडीज़, पैरेलल बॉडीज़ भी काफ़ी बार बनाई गई हैं। ठीक है, विच आर क्रिएटेड फॉर स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन एंड ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। लेकिन देयर इज लेस एविडेंस टू शो दैट सच पैरेलल बॉडीज़ हैव अवॉइडेड द इविल्स इंक्लूडिंग डेट ऑफ पार्टीसन पॉलिटिक्स। वही जान पहचान वाली राजनीति जिसके तहत में कुछ काम छोड़ दिया, रहने दो, बाद में हो जाएगा, क्या ही बोलना है इनसे। ठीक है, अगर किसी से कोई नुकसान हो गया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं, ब्लेम 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 डालते रहना। ठीक है, करप्शन या फिर एलिट कैप्चर। एलिट कैप्चर का बेसिकली यहाँ पर ये मतलब होता है, अगर मैं आपको बताऊँ एलिट कैप्चर, आपने पहली बार ये टर्म को सुना होगा। बहुत बार जब पैसा आता है ना कभी कभार गाँव में, जैसे आया ये रूरल लोकल बॉडीज़ के पास, तो वो पैसा कभी कभार अपने पर्सनल यूज़ के लिए लगा लेते हैं ये लोग। एसी लगना है ग्राम सभा के ऑफिस में, लगवा लिया अपने घर पे, इसको कहते हैं एलिट कैप्चर। अब कंप्लेन करे तो कौन करे, सब जानते हैं लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा। ठीक है, तो ये जो बेसिकली है ये इन्होंने गलत लिख रखा है, वैसे ये कोई मिशन नहीं होता है। तो ऑफन बाईपासिंग मेन स्ट्रीम प्रोग्राम्स, जो भी स्कीम्स हैं मतलब बेसिकली। ठीक है, क्रिएटिंग डिस्कनेक्ट, डुअलिटी, एलिनेशन बिटवीन द एग्जिस्टिंग एंड द न्यू स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। इसकी वजह से जो लोग हैं वो इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते, और फिर इसके बाद इतनी ज़्यादा हौच पौच मच जाती है कि लोगों को समझ में ही नहीं आता कि अगर कल को कुछ गलत भी हुआ तो कंप्लेनिंग मैकेनिज्म क्या हमारे पास। तो जो पैरेलल बॉडीज़ हैं दे बाईपास द लेजिटिमेट स्पेस फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड दे डीमोरलाइज द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बाय वर्च्यू ऑफ देयर सुपीरियर रिसोर्स एंडोमेंट्स। कि हम पैसा नहीं देंगे, फिर अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो उनका रिश्तेदार निकल आएगा, वो निकल आएगा, मतलब आपसी तालमेल वाली बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लार्ज नंबर ऑफ ग्राम पंचायत जो हमारी कंट्री के अंदर दे डू नॉट हैव इवन फुल टाइम सेक्रेटरी। अराउंड 25% ग्राम पंचायत जो है दे डू नॉट हैव बेसिक ऑफिस बिल्डिंग्स, दे डू नॉट हैव डेटाबेस फॉर प्लानिंग मॉनिटरिंग। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के वो सेमी लिटरेट हैं, कुछ लिटरेट भी हो सकते हैं, लेकिन बात वही है कि उनको पता नहीं है कि उनको करना क्या है। दे नो लिटिल अबाउट देयर रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रोग्राम, प्रोसीजर, सिस्टम्स। ठीक है, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस प्रॉपरली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गुड रेलिवेंट एंड पीरियोडिक ट्रेनिंग। हालांकि सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट और इंटरमीडिएट जो पंचायत हैं वो कंप्यूटर से कनेक्ट तो हैं, लेकिन ओनली अबाउट 20% ऑफ द ग्राम पंचायत जो है उधर कंप्यूटरिंग फैसिलिटी जो है वो रियल में एग्जिस्ट करती है। अब कंप्यूटर एग्जिस्ट करते हैं तो ज़रूरी है कि इंटरनेट फैसिलिटी हो या फिर ऑन भी होते हैं वो कंप्यूटर। कुछ राज्यों के अंदर विलेज पंचायत डू नॉट हैव एनी कंप्यूटिंग फैसिलिटी एट ऑल।
अलग अलग राज्यों के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के नाम क्या हैं ये आपको पता होने चाहिए। कुछ जो एक्सेप्शंस हैं बस आप उसको कर सकते हो, बाकी चीज़ें हमारी टर्न। ये समरी है पूरी की पूरी इसकी, जो कमिटीज़ वगैरह बनी थी, ठीक है। अगला चैप्टर अब हमें देखना है अर्बन लोकल बॉडीज़, म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाला जो चैप्टर है लोकल गवर्नमेंट, उसको हमने काफ़ी अच्छे से करा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।